अविनाश अपनी पत्नी मुस्कान के बाल पकड़कर मारे जा रहा था और वो दर्द से करहा रही थी। छोड़ दो मुझे, मत मारो। तुम्हें पैसे चाहिए ना? यह लो पैसे, लेकिन मुझे छोड़ दो। यह तुम्हारा भी तो बच्चा है, उसके लिए छोड़ दो। अविनाश उसे धक्का देते हुए पैसे गिनते हुए चला गया और मुस्कान उठते हुए अपने पेट पे हाथ रखकर, मेरा बच्चा तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ, यह कह के वो अपने आंसू पोंछ लेती है। मुस्कान काम करती थी, अविनाश कोई काम नहीं करता और अविनाश उससे पैसे लेने के लिए मारता था। मुस्कान 9 मंथ प्रेग्नेंट है, उसको कभी भी बच्चा हो सकता है, लेकिन अविनाश यह बात समझता ही नहीं था। वो बस उसे मारता रहता था। वो बैठी थी कि तभी वहाँ मुस्कान की सहेली निशा आते हुए बोली, आज फिर मारा ना उसने तुझे? अरे कितना सहेगी, छोड़ दे उस शराबी को। मुस्कान खड़े होते हुए वहीं बने किचन में जाकर खाना निकालते हुए, कैसे छोड़ दूं निशा उसे, पति है वो मेरा। निशा मुंह बनाते हुए बोली, काहे का पति, तेरा ख्याल रखना चाहिए उसे, उल्टा तुझे रखना पड़ता है उसका ख्याल। यह कहते हुए वो उसकी मदद करने लगी। निशा छोड़ ना, तू क्या बातें लेकर बैठ गई, चल खाना खाते हैं, फिर कल काम पर भी तो जाना है ना। मुस्कान तेरा हमेशा का यही है, तू हमेशा मेरी बात काट देती है। मुस्कान नीचे जमीन पे बैठते हुए, अच्छा बैठ और खाना खा। निशा और मुस्कान साथ में खाना खाते हैं, फिर दोनों मिलकर बर्तन साफ करके वहीं बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में निशा वहाँ से चली जाती है और मुस्कान वहीं अपने छोटे से घर, जिसमें एक तरफ खाट पड़ी थी, दूसरे तरफ एक दीवार थी, जिसके पीछे किचन थी और एक खिड़की खुली थी और एक तरफ पर्दा लगा हुआ था, उसके पीछे बाथरूम था। इस छोटे से घर में रहते थे। रात काफ़ी हो गई थी, मुस्कान सो जाती है। मुस्कान जब सुबह उठी तो उसने देखा उसका पति अविनाश वहीं जमीन पर सो रहा था। अविनाश का यह रोज का था, रात को देर से आना और सुबह देर तक सोना, उसे कोई मतलब नहीं था इस दुनिया से। मुस्कान उठी और सबसे पहले उसने झाड़ू लगाई, फिर भगवान के आगे हाथ जोड़े, फिर नहा धोकर खाना बनाया और अपना खाना डब्बे में डाला और अविनाश का खाना रखकर वो अविनाश के पास आकर उसे उठाते हुए बोली, मैं जा रही हूँ, तुम्हारा खाना मैंने रख दिया है, खा लेना। अविनाश मुंह दूसरी तरफ करते हुए, जा तू मेरी नींद खराब मत कर और जा यहाँ से, बड़ी आई मेरी फिक्र करने वाली। मुस्कान उठते हुए अपना पर्स उठा के वहाँ से बाहर आ जाती है। बाहर उसे निशा मिल जाती है। उठ गया तेरा पति, या फिर अब भी पी के सो रहा है? छोड़ना उसे, अब चल, वरना सेठ जी डांटेंगे। यह कह के वो दोनों आगे बढ़ जाती है। मुस्कान और निशा अच्छे दोस्त थे, दोनों में खूब बनती थी। निशा का भी इस दुनिया में कोई नहीं था, तो वो मुस्कान को अपना मानती थी। मुस्कान का भी कोई नहीं था, उसकी ज़िंदगी भी बहुत कठिनाइयों से भरी हुई थी। माँ पहले ही मर चुकी थी, पिता भी शराबी था और उसने उसकी शादी अविनाश के साथ कर दी। मुस्कान को लगा कि अविनाश अच्छा होगा, लेकिन वो भी ऐसा ही निकला। शादी के थोड़े दिन बाद ही उसके पिता की भी मौत हो गई। अब उसका इस दुनिया में अपना कोई नहीं था सिवाय निशा के। मुस्कान और निशा एक फैक्ट्री में काम करती है। दोनों जब वहाँ पहुँचकर अपने काम पर लग जाती है। मुस्कान अब ज़्यादा काम नहीं कर पा रही, वो जल्दी ही थक जाती थी। मुस्कान रुककर बैठ जाती है और पानी पीने लगती है, तो वहाँ पर उस फैक्ट्री का मैनेजर आता है। अभी आए हुए वक्त हुआ नहीं और लगी आराम फरमाने। यह कहकर वो उसके पास आते हुए, तुम छोटे लोगों का यही प्रॉब्लम है, जब काम मांगने आते हैं तो कितनी मिन्नत करते हैं और जब काम मिल जाता है तो आराम फरमाते हैं। मुस्कान खड़े होते हुए, ऐसा नहीं है साहब, मेरा आखिरी महीना चल रहा है,
इसीलिए थोड़ा थक गई थी तो बैठ गई थी। अभी सारा काम कर दूंगी, आप चिंता मत करो। मैनेजर, ठीक है, ये बहाने मत बनाओ और जाओ यहाँ से। मुस्कान वहाँ से चली जाती है तो वो मैनेजर पता नहीं कहाँ से कहाँ आ जाते हैं। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वही दोपहर का लंच टाइम हो रहा था। मुस्कान और निशा वहीं बैठी खाना खा रहे थे। मुस्कान, आज डॉक्टर के यहाँ चलना है, याद है ना? हाँ याद है, शाम को चलेंगे। वैसे ये शैतान कभी भी आ सकता है। यह कह के वो अपना पेट सहला रही थी। हाँ, मुझे भी इंतज़ार रहेगा इसके आने का, और मैं भी मौसी बन जाऊंगी। मुस्कान मुस्कुरा देती है। ऐसे ही शाम हो जाती है और वो दोनों डॉक्टर के वहाँ जाती है। डॉक्टर उन्हें बस यही कहती है कि कभी भी हो सकता है बच्चा, तो वो ध्यान रखे अपना बस। वो हॉस्पिटल से निकलकर वहाँ से घर आ जाती है। मुस्कान तो अपने घर का काम समेट रही है और थोड़ी देर में उसकी मदद करने निशा भी आ गई थी। थोड़ी देर में वे लोग खाना बनाती है। तभी अविनाश वहाँ आता है और वहीं आकर खाट पर लेट जाता है। निशा, आ गया पी के शराबी कहीं का। मुस्कान, तू भी चल खाना खा ले। यह कहकर वो दोनों खाना खा लेते हैं और निशा भी वहाँ से चली जाती है। मुस्कान भी चटाई संभाल कर लेट जाती है। आधी रात का वक्त मुस्कान को बहुत बेचैनी सी हो रही थी। उसकी आँख एकदम से खुल जाती है। वो संभल के उठकर अपने पेट पर हाथ रखती है, फिर उठकर पानी लेने चली जाती है। वो जैसे ही पानी पीती है, उसके पेट में अचानक से दर्द शुरू हो जाता है और उसके हाथ से गिलास छूट जाता है। वो हिम्मत करके आगे बढ़ते हुए अपने पति अविनाश के पास जाती है। अविनाश, सुनो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, उठो। ए, सोने देना, क्यों चिल्ला रही है? उठो, मेरा दर्द बढ़ रहा है। अविनाश उठते हुए, रुक, तू आता हूँ रिक्शा लेकर, चैन से सोने देती नहीं है। यह कहकर वो बाहर चला जाता है और निशा को आवाज़ देते जाता है। निशा अंदर आते हुए, तू सही है मुस्कान? बहुत दर्द हो रहा है निशा। यह कहकर वो नीचे बैठ जाती है। निशा संभालते हुए, चल मुस्कान, थोड़ी हिम्मत कर ले और चल ध्यान से। यह कहकर वो ध्यान से उसे बाहर लेकर आती है। बाहर अविनाश ऑटो लेकर खड़ा था। निशा संभाल के मुस्कान को ऑटो में बिठाती है और खुद भी ऑटो में बैठ जाती है और उसका सर सहलाने लगती है। अविनाश भी आगे बैठ जाता है और वो लोग हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर में वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो निशा संभाल के मुस्कान को नीचे उतारती है और अविनाश स्ट्रेचर लेने चला जाता है। मुस्कान दर्द में तड़प रही थी। डॉक्टर उसे अंदर लेकर जाता है। निशा बाहर बैठी भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि सब ठीक हो जाए बस। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आती है। निशा उनको देखकर खड़ी हो जाती है। क्या हुआ डॉक्टर, मुस्कान ठीक तो है ना? जी वो ठीक है, मुबारक हो, बेटी हुई है। निशा खुश होते हुए, मुस्कान कैसी है? वो ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, कल आप ले जा सकती है। मैं मिल सकती हूँ डॉक्टर? हाँ, मिल लीजिए। यह कहकर वो डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। निशा अंदर जाकर देखती है, मुस्कान लेटी हुई थी और पालने में एक बच्ची थी। निशा उस पालने के पास आते हुए, कैसी है मेरी गुड़िया रानी? यह कहकर वो उसे गोद में उठा लेती है। किसी की नज़र न लगे मेरी बिटिया रानी को। मुस्कान को थोड़ी देर में होश आ जाता है। निशा उस बच्ची को गोदी में लेकर बेड के पास बैठते हुए, बिल्कुल तेरे जैसी है तेरी बच्ची, देख।
मुस्कान एक बार बच्ची को देखती है, फिर उसके सर पर हाथ फेर देती है। वो कहाँ है? कहाँ होगा? पड़ा होगा कहीं पी के, बस तुझे यहाँ छोड़कर चला गया। क्यों ऐसा बोलती है? उसे पता चलेगा कि उसकी बेटी हुई है तो देखना सुधर जाएगा। देखते हैं कितना सुधरता है। कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी नहीं होती, वैसे ही तेरा पति है। छोड़ना, क्या बातें लेकर बैठ गई तू? सरकारी हॉस्पिटल था, इसीलिए मुस्कान अकेले कमरे में नहीं थी, बहुत सारे लोग थे उस कमरे में। अच्छा, मैं तेरे लिए और मेरी गुड़िया के लिए भी कुछ ज़रूरत का सामान लेकर आती हूँ, तो फिक्र मत कर। जब तक मैं वंदना भाभी को भेजती हूँ। उनका रात भी फ़ोन आ रहा था। मुस्कान अब मुस्कुरा देती है। मुस्कान निशा का हाथ पकड़ते हुए, पैसे मेरे कपड़े वाले संदूक में पैसे रखे हैं, तू निकाल लियो। कर दी ना तूने पराई वाली बात। क्या तू ही माँ बनी है? मैं भी तो मौसी बनी हूँ, और इतना तो कर ही सकती हूँ मैं इसके लिए। और तू अपने पैसे अपने पास रख, और बड़े होकर यह क्या सोचेगी, इसकी मौसी इसके लिए इतना भी नहीं कर सकती। यह कहकर वो उसके हाथ पे हाथ रख देती है। तो बिल्कुल फिक्र मत कर, सब सही हो जाएगा। तू है तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। चल मैं चलती हूँ, तू ध्यान रख। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मुस्कान अपनी बेटी को देखते हुए, मेरा बच्चा, देखा मौसी कितनी अच्छी है, अब बस तेरे पापा भी सुधर जाए। वही थोड़ी देर में उसके पास वंदना भाभी आ गई थी। जब तक निशा नहीं आ जाती, ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। अगले दिन हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उसे जाने के लिए कह दिया। तू बैठ, मैं ऑटो लेकर आती हूँ। थोड़ी देर में निशा ऑटो लेकर आती है और मुस्कान संभाल के उठती है और उस बच्ची को गोदी में लेती है और उसको ऑटो में संभाल के बैठाती है। फिर वो थोड़ी देर में घर पहुँच गए। निशा मुस्कान को संभाल के उतारती है और उसे अंदर लेकर आती है और उसे वहाँ पड़ी खाट पर बैठा देती है। वैसे कब तक हम उसे बच्ची को गुड़िया कहते रहेंगे? कुछ सोचा है इसका नाम? हाँ सोचा ना, यह कहते हुए उसे गोदी में लेते हुए, किरण, किरण नाम है मेरी बच्ची का, यह कहकर उसका माथा चूम लेती है और किरण भी मुस्कुरा देती है। किरण को घर आए हुए 1 हफ्ता हो गया था। इसी बीच अविनाश के बिहेवियर में कोई अंतर नहीं आया था। उसका रोज का घर आना और पी के तमाशा करना। मुस्कान सुबह काम पर जाती तो किरण को वंदना भाभी के पास छोड़ जाती थी और शाम को जब वापस आती तो किरण को लेती और अपने काम निपटाकर किरण के साथ खेलती थी। ऐसे ही हंसते खेलते हुए दिन बीत रहे थे, लेकिन हर दिन एक से नहीं होते। शायद वो दिन आज था। आज मुस्कान की छुट्टी थी, इसीलिए वो घर पर ही थी। मुस्कान काम कर रही थी और किरण वहीं साड़ी के बंधे झूले में लेटी हुई खेल रही थी। लाडो, मजा आ रहा है ना झूलने में? यह कहकर वो उसे झूला झुला देती है। फिर वो किचन में जाकर काम कर रही थी। पता है लाडो, आज और कल मेरी छुट्टी है, तेरी माँ तेरे साथ रहेगी। तभी अविनाश भागता हुआ अंदर आता है। क्या हुआ है तुम्हें? अविनाश कुछ ढूंढ रहा था। मुस्कान अविनाश के पास आकर, क्या हुआ है, क्या ढूंढ रहे हो? तुम बताओ, बताओ तो मुझे। अविनाश धक्का देते हुए, हट जा, मुझे पैसे चाहिए, ला दे मुझे पैसे। मुस्कान उठते हुए, पैसे कैसे, कैसे पैसे? मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। अविनाश मुस्कान के पास जाकर उसके बाल को खींचकर, बता पैसे कहाँ रखे, दे दे वरना अच्छा नहीं होगा। मुस्कान की आंखों में आंसू आ जाती है। वो रोते हुए, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, छोड़ दो मुझे। तभी उनके घर का गेट कोई जोर जोर से पीटता है
और बाहर से आवाज आ रही थी, साले गेट खोल, पैसे लेकर भाग गया, अब लौटा मेरे पैसे। अविनाश और मुस्कान उस तरफ देखते हैं। अविनाश के माथे पर पसीना आ रहा था। कौन है ये लोग, यहाँ क्या कर रहे हैं? अब कुछ बोलो। चुप कर, कुछ मत बोल और बाहर जाकर बोल, मैं घर पर नहीं हूँ। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले जो लोग बाहर थे वो गेट खोलकर अंदर आ जाती है। मुस्कान देखती है, दो आदमी थे। वो अंदर आकर अविनाश के पेट पर गुस्सा मारते हुए, क्यों बे, भाग कहाँ रहा है? मुस्कान अविनाश को छुड़ाते हुए, क्यों मार रहे हो मेरे पति को, छोड़ दो। वो आदमी मुस्कान को धक्का देते हुए, कैसे छोड़ दे तेरे पति को? साला रोज शराब पीने आता है अड्डे पर, जैसे इसके बाप का अड्डा हो। पैसे कौन देगा? यह कहकर अविनाश को देखते हुए, निकाल मेरे पैसे। अविनाश हाथ जोड़ते हुए, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तभी किरण रोने लगती है तो मुस्कान उसे अपनी गोदी में उठाकर चुप कराने लगती है। वो आदमी, तेरे पास पैसे नहीं है तो हम क्या करें? यह कहकर वो पूरा घर छानने लगता है। इसके घर में तो कुछ भी नहीं है। तभी उसकी नज़र किरण पर पड़ी। वो लोग मुस्कान के करीब आ रहे थे। मेरे पास क्यों आ रहे हो? वो आदमी किरण को जबरदस्ती उसकी गोदी में से लेकर जाने लगते हैं। लड़की अच्छी है, कोई ना कोई तो खरीद लेगा इसे। छोड़ दो मेरी बच्ची को। अविनाश, यह मेरी बच्ची को ले जाएंगे, उसे बचा लो। वो लोग जाने लगते हैं तो मुस्कान उनके पैर पकड़ते हुए, छोड़ दो मेरी बच्ची को। कितने रुपए चाहिए? मैं देती हूँ तुम्हें। वो आदमी हंसते हुए, तू देगी पैसे? तेरे पास पैसे है? मुस्कान खड़ी होते हुए भागती हुई वो संदूक के पास जाती हैं और उसमें से एक पोटली निकालते हुए, यह लो, इसमें मेरी बची हुई कमाई, यह लो, मेरी बच्ची को छोड़ दो। मुस्कान रोते हुए, छोड़ दो मेरी बच्ची को। वो आदमी हंसते हुए, यह ले, अपनी बच्ची को रख ले, इस बार छोड़ रहा हूँ। मुस्कान हाथ जोड़कर, शुक्रिया भाई साहब, मेरी बच्ची को देने के लिए। यह कहकर वो किरण का माथा चूमकर अपने सीने से लगा लेती है और वो आदमी वहाँ से चले जाते हैं। इतना हल्ला सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए थे। निशा अंदर आते हुए, क्या हुआ मुस्कान, तो ऐसे और कौन थे यह लोग? वो तो अच्छा हुआ मुझे वंदना भाभी ने फ़ोन करके बुला लिया। मुस्कान खड़े होते हुए, निशा तू संभाल किरण को। यह कहकर वो आगे बढ़कर अविनाश के पास जाते हुए, क्या है ये सब, मैं जान सकती हूँ? अविनाश लड़खड़ाते हुए, चुप कर और मुझे जाने दे यहाँ से, कहकर वो मुस्कान को धक्का देते हुए, हट यहाँ से। क्यों चुप रहूं मैं? अब तक चुप थी लेकिन अब नहीं। अरे कैसा बाप है रे तू, जिसे अपनी बेटी की रत्ती भर भी फिक्र नहीं है। निशा मुझे कहती रही कि तू नहीं सुधरेगा, मैं गलत थी। अरे जो अपनी बीवी का ना हुआ तो कम से कम अपनी बेटी का तो हो जाता, वो तो तेरा खून है। चुप हो जा, आज बहुत बोल रही है तू। आज नहीं होऊंगी चुप। मैं आज तक बात मेरी थी लेकिन आज बात मेरी बेटी की है। वो लोग उस बच्ची को लेकर जा रहे थे और तुम चुपचाप खड़े रहे। और कैसा बाप है तू, थू ऐसे बाप पर, इतनी हिम्मत तेरी, तू मुझ पे थूक रही है। यह कहकर वो मुस्कान पर हाथ उठा देता है लेकिन मुस्कान हाथ पकड़ते हुए, आज नहीं मार सकता तू मुझे, क्योंकि अब तक तू जिसे मार रहा था वो एक औरत थी, लेकिन आज जिस पर हाथ उठाया वो एक माँ है, इसीलिए गलती दोबारा मत करना। तभी वहाँ पुलिस आते हुए, क्या हो रहा है यहाँ पर? भीड़ हटने लगती है। फिर अंदर आते हुए, क्या चल रहा है यहाँ पर? साहब पकड़ लो आप मेरे पति को, रोज पी के मारता है मुझे। आज वो लोग आए
और मेरी बच्ची को ले जा रहे थे। पुलिस वाला अविनाश को देखकर, क्यों बे, ज़्यादा मर्दानगी छा रही है, चल यहाँ से, सारा नशा उतारता हूँ तेरा, चल यहाँ से, यह कहकर वो हवलदार को देता है। चिंता मत करो मैडम, आप इसकी तो इतनी खातिरदारी करेंगे कि ये सुधर जाए, अब आप बेफिक्र रहे। मुस्कान शुक्रिया कहकर वो हाथ जोड़ लेती है। पुलिस वहाँ से चली जाती है। निशा मुस्कान के कंधे पर हाथ रखकर, सब ठीक हो जाएगा मुस्कान। मुस्कान बैठते हुए, अब उस आदमी की छाया भी अपनी बच्ची पर नहीं पड़ने दूंगी। निशा किरण को वहीं दुपट्टे में बंधे झूले पर लेटा देती है और खुद मुस्कान के पास बैठ जाती है। क्या हुआ, क्या सोच रही है? मैं चली जाऊंगी यहाँ से अपनी बच्ची को लेकर। मैं नहीं चाहती जैसी जिंदगी मेरी है वैसी ही मेरी बच्ची की हो। मैं उसे यहाँ से लेकर चली जाऊंगी और उसको एक बड़ी अफसर बनाऊंगी, अपने पैरों पर खड़ी करूंगी, इतनी मेहनत करूंगी कि इसको कोई कमी ना हो। मुस्कान एक बार अपने घर को देखती है। नम आंखों से, इस घर से कुछ मेरी अच्छी यादें नहीं है सिवाय तेरे, यह कहकर अपनी गोदी में खेल रही किरण को देखकर उसका माथा चूम लेती है। यह लो मुस्कान, खाना और कुछ रुपये। नहीं वंदना भाभी, मैं ये पैसे नहीं रख सकती। मुस्कान, कर दिया ना पराया, हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन मानती हूँ और एक बड़ी बहन इतना तो हक रख सकती है। बिल्कुल भाभी, आपका पूरा हक है। बाहर जा रही हो, ध्यान रखना और यह मत समझना कोई है नहीं तुम्हारा, और निशा तो है ही तुम्हारे साथ। चले मुस्कान। मुस्कान एक बार वंदना के गले लगती है और गले मिलकर वहाँ से ऑटो में बैठ जाती है और दोनों वहाँ से निकल जाती है। तेरी बात हुई निशा? हाँ मुस्कान, मेरी बात हुई थी भैया से। वो कह रहे थे वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, वहाँ पर उन्होंने काम ढूंढ लिया है हमारे लिए, बस हम कहे देती है। निशा मुस्कान के हाथ पे हाथ रखकर, तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, भगवान सब देख रहा है। देखिए नए रास्ते पर चले हैं तो चलते जाएंगे और रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। अब मुस्कुरा दे। मुस्कान बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। दोनों बस में बैठ जाती है एक अनजान सफ़र की ओर, जहां उन्हें कठिनाइयों का सामना करना था। नए शहर में नई चुनौतियां थी। वो आगे बढ़कर यही सोच रहे थे। बस का सफ़र यूं ही आगे बढ़ता जा रहा था और साथ में नया सफ़र भी शुरू हो रहा था, जिसमें एक माँ का संघर्ष है और एक जिद थी कि वो अपनी बेटी को कामयाब बनाएगी। लंबे सफ़र के बाद मुस्कान अपनी सोच से बाहर आई और उनकी मंजिल आ चुकी थी। अपना सामान और किरण को लेकर नीचे उतरी। इस भागते हुए मुंबई शहर में मुस्कान चारों तरफ देख रही थी। तभी निशा की आवाज़ आई, भैया आ गए। मुस्कान उस तरफ देखती है तो एक आदमी उन्हीं की ओर आ रहा था। मुस्कान, यह है भैया। मुस्कान उन्हें देखकर नमस्ते करती है। यह है किशन भैया। आओ चलो, तुम्हें तुम्हारा घर दिखा देता हूँ। शाम हो गई है तो अब कल ही मैं साहब से तुम्हारी बात कराऊंगा काम के लिए। मुस्कान, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। थोड़ी देर में वो लोग एक जगह आकर रुकते हैं। ऑटो रुका तो तीनों निकले। छोटी सी किरण के लिए नई जगह थी, लेकिन वो अपनी माँ की गोद में आराम से सो रही थी। बस्ती थी सी जगह थी, छोटे से घर थे, बाहर पान का खोखा था जहाँ पर कुछ लोग खड़े उन्हें ही देख रहे थे। एक किराने की दुकान, उसके बगल से निकलती हुई गली। किशन, आओ चलो, इस गली में तुम्हारा घर है। दोनों आगे बढ़े थे कि आसपास के घरों के बाहर खड़ी औरतें
उन्हें घूर घूर कर देख रही थी। वो घर पहुंच गए। यह रहा तुम दोनों का घर। कल मैं तुम्हें काम पर ले जाऊंगा और यहाँ का किराया इस महीने का मैंने दे दिया है। अगले महीने का तुम लोग देख लेना। 10 दिन का राशन तुम्हारा रख दिया है। कोई ज़रूरत हो तो फ़ोन कर देना। यह कहकर किशन वहाँ से चला जाता है। मुस्कान और निशा एक बार घर को देखते हैं, जो कि बिल्कुल वैसा ही था जैसे मुस्कान का पहले वाला घर था। मुस्कान तू बैठ और किरण को देख, मैं कुछ खाने को बनाती हूँ। हाँ ठीक है, कहकर वहाँ जो खाट पड़ी थी उसे सीधा करती है और उस पर बैठ जाती है और मुस्कान किरण को दूध पिलाने लगती है और निशा खाना बनाती है। थोड़ी देर में मुस्कान किरण को सुला के निशा के पास आ जाती है और दोनों खाना खाते और सोने के लिए चटाई बिछाती है। निशा नीचे सो जाती है और मुस्कान किरण के पास आकर लेट जाती है। सुबह के 6 बजे मुस्कान की आंख खुलती है तो वो एक बार अपने पास सो रही किरण को देखती है, फिर उसका माथा चूमती है और उठ जाती है और निशा को उठाती है। निशा भी उठ जाती है और दोनों लग जाते हैं अपने काम में। निशा झाड़ू लगा रही थी और मुस्कान पानी की बाल्टी लेती है और पानी भरने चली जाती है। मुस्कान जब बाहर आई तो देखा पानी के लिए एक लंबी लाइन लगी हुई थी। मुस्कान उस तरफ बढ़ जाती है और लाइन में लग जाती है। वहाँ पे खड़ी औरतें बस मुस्कान को घूरे जा रही थी और मुस्कान बस चुपचाप खड़ी थी, बस पानी आने का इंतजार कर रही थी। तभी एक औरत बोली, अकेली आई हो यहाँ? जी नहीं, बच्ची और बहन के साथ आई हूँ। वो औरत और पति तुम्हारा? मुस्कान कुछ जवाब देती उसे पहले ही आवाज आई, चलो चलो पानी आ गया। सब औरतें पानी के लिए भागम भाग कर रही थी। सब लोग लड़ रहे थे पानी के लिए। मुस्कान के लिए यह सब हैरान करने वाला था। वो भी आगे बढ़ने लगी, लेकिन बार बार धक्का लगने की वजह से वो बार बार बाहर आ जाती है। क्या करूं, कैसे पानी भरूं? एक बार फिर जाके देखती हूँ। वो फिर आगे बढ़ती है, लेकिन धक्का लगने की वजह से वो गिरती है। उसे पहले किसी ने पकड़ लिया। उसे वो देखती है तो वहाँ एक औरत खड़ी थी। शुक्रिया, लगी तो नहीं तुम्हें? जी नहीं, शुक्रिया। एक औरत, क्या तुम लोगों को एक बार में बात समझ नहीं आती? कितनी बार कहा है तुम लोगों को कि लाइन में लगकर पानी ले लो। उसे सुनकर सब शांत हो गए। कैसे हो तुम लोग? बाहर से कोई नए लोग आए और तुम लोग अपनी बस्ती का नाम खराब कर रहे हो। यह है कमला जी, इस बस्ती की करता धरता। इनसे सब लोग डरते हैं। तभी एक औरत बोली, माफ़ कर दो कमला दीदी, कहकर मुस्कान के पास आकर, आओ बहन तुम भी पानी भर लो। यह कहकर उसकी बाल्टी टंकी के नीचे रख देती है। मुस्कान कमला की तरफ देखकर, शुक्रिया आपका कमला, कोई बात नहीं, कोई परेशानी हो तो बता देना। मुस्कान जी कहकर पानी की बाल्टी उठाकर अपने घर की तरफ बढ़ जाती है। कमला, अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। वो लोग सब वहाँ से चले जाते हैं। मुस्कान भी घर में जाकर तैयार होती है और किशन का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर में किशन आता है और मुस्कान और निशा उनके साथ चली जाती है। मुस्कान को किसी के बुजुर्ग दंपति के घर पर काम मिला था, क्योंकि किरण अभी छोटी थी, और निशा को किसी फैक्ट्री में काम मिला था। दोनों खुश थे, लेकिन काम अलग होने की वजह से दुखी भी थी कि वो अलग रहेगी। लेकिन काम तो काम है और करना भी था पेट भरने के लिए। इस अनजान शहर में काम मिलना इतना आसान नहीं था। मुस्कान का यह सफ़र अपनी उड़ान पर था। मुस्कान और निशा का रोज का एक जीवन शैली हो गई थी। रोज सुबह उठना, अपने घर का काम करना और किरण को लेकर काम पर जाना। लेकिन एक औरत कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले,
लेकिन यह समाज उसे अलग ही नज़र से देखता है। मुस्कान इसकी परवाह किए बिना और अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए सब कुछ सुन लेती और अपने काम पर ध्यान देती थी। जिस घर में मुस्कान काम करती थी वो लोग बहुत अच्छे थे। दोनों बुजुर्ग लोग घर में अकेले रहते थे। भानु प्रताप सिंह रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे और भानु प्रताप सिंह जी की वाइफ शर्मिला जी हाउस वाइफ थी और दोनों घर में अकेले रहते थे। ऐसा नहीं था इनका कोई बच्चा नहीं था, बल्कि पूरा परिवार था, बेटा बहू पोता पोती। लेकिन लोग सही कहते हैं कि माँ बाप अपनी खुशियों को त्याग कर अपने बच्चों की खुशियों में खुश होते हैं। लेकिन बच्चे ऐसा कहाँ सोचते हैं। उनका बेटे भी अमेरिका में शिफ्ट हो गए अपनी फैमिली के साथ। मुस्कान और किरण से मिलकर भानु प्रताप सिंह जी और शर्मिला जी बहुत खुश रहते थे। उन्हें इस बुढ़ापे में किरण के साथ खेलना अच्छा लगता था। वो अपने पोते और पोती के प्यार से वंचित रहे थे। मुस्कान जब से आई थी उन दोनों लोग से बहुत घुल मिल गई थी। मुस्कान को भी एक परिवार मिल गया था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। मुस्कान और किरण रोज जाती और मुस्कान अपने काम पर लग जाती थी। ऐसे ही एक दिन मुस्कान घर के अंदर जाती है तो बाहर गार्डन में भानु प्रताप जी कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। अखबार रखते हुए, अरे हमारी किरण आ गई। मुस्कान, हाँ दादू आपकी किरण आ गई, यह कहकर वो उन्हें किरण को दे देती है। किरण भी उनके पास खुश रहती थी। भानु प्रताप जी मुस्कान को अपनी पोती जैसे प्यार करते, इसीलिए उन्होंने कहा था कि मुस्कान उन्हें दादू कहे। मुस्कान अंदर जाती है तो शर्मिला जी अपने लिए चाय बना रही थी। मुस्कान अंदर आते हुए, क्या दादी आप क्यों चाय बना रही हो, आप बैठो मैं बनाती हूँ। यह कहकर वो खोलते हुए पानी में चाय पत्ती डालने लगी। शर्मिला जी वहाँ बैठी देख रही थी। वैसे दादी आज नाश्ते में क्या लोगी आप, आज पोहा बना दे तू। जी दादी, आपने अपनी दवाई ली? हाँ ले ली मैंने, लेकिन अपने दादू को खुद दवाई देना मेरे बस की बात तो है नहीं। मुस्कान चाय छानते हुए, हाँ दादी आप चिंता मत करो, यह कहकर वो एक कप चाय शर्मिला जी को दे देती है। मुस्कान, आज ना हम पापड़ और अचार बनाएंगे। क्यों दादी, दादी माँ कोई आ रहा है कि आप लोग तो खाते ही नहीं हो अचार और पापड़? हाँ मेरा पोता आ रहा है, उसके लिए बना रही हूँ। राहुल बाबा आ रहे हैं? हाँ मेरा राहुल आ रहा है। ठीक है दादी, मैं चाय देकर आती हूँ दादू को, फिर बनाऊंगी। यह कहकर वो बाहर चली जाती है। बाहर आकर वो भानु प्रताप जी को चाय देती है और आकर अपने काम पर लग जाती है। मुस्कान शर्मिला जी के साथ मिलकर पापड़ और अचार बनाती है और उसे धूप में रख देती है और अपने बाकी के काम निपटाने लगती है। ऐसे ही उसका पूरा दिन बीत गया। वो किरण को लेकर घर के लिए निकल जाती है। अपनी बस्ती के बाहर एक किराने की दुकान पर रुकती वो दुकानदार, आओ मुस्कान बिटिया, तुम्हारा सामान अभी निकाल देता हूँ। तुम देकर तो गई थी पर्चा, लेकिन मैं निकाल ही नहीं पाया। कोई बात नहीं अंकल, आप सामान निकाल दो। मुस्कान की कम समय में काफ़ी लोग उसके लिए एक परिवार जैसे बन गए थे, लेकिन कुछ लोग अब भी वैसे ही थे। लेकिन मुस्कान को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने काम से काम रखती थी। वो रोज अपने काम पर जाती थी। भानु प्रताप जी और शर्मिला जी का पोता आ गया था। मुस्कान पानी का गिलास उसके सामने रखते हुए बोली, लीजिए भैया पानी। वो लड़का मुस्कान को ऊपर से नीचे तक देखकर पानी का गिलास ले लेता है। यह है मुस्कान, हमारे यहाँ काम करती है, लेकिन बिल्कुल परिवार जैसे है। अच्छा दादी, वैसे दादू कहाँ है?
वो अपने किसी दोस्त से मिलने गए हैं, आते ही होंगे। जब तक तू फ्रेश हो जा, फिर साथ में नाश्ता करते हैं। ठीक है दादी कहकर अपना बैग उठाता है और अपनी चलने लगता है, लेकिन उसकी नज़र बार बार मुस्कान पर जा रही थी। मुस्कान इन सब से अनजान अपने काम पर लगी थी। थोड़ी देर में भानु प्रताप सिंह जी भी आ गए। राहुल उनसे गले मिला तो भानु प्रताप जी को यह अच्छा नहीं लगा। वो फौरन बोले, लगता है विदेश जाकर अपनी संस्कृति भूल गए हो राहुल, तुम पैर छूने चाहिए तुम्हें। क्या कह रहे हैं आप? हाथ दिखाकर, यह हमारा बच्चा है, हम इसे सही शिक्षा नहीं देंगे तो कौन देगा? राहुल फौरन आकर भानु प्रताप जी और शर्मिला जी के पैर छूता है और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। ऐसे ही राहुल को आए 1 हफ्ता हो गया था। उसका बिहेवियर मुस्कान के प्रति कुछ अलग ही था। उसका मुस्कान को अलग तरह से देखना कहीं ना कहीं मुस्कान को भी अजीब लगता था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वो राहुल के सामने कम ही जाती थी। हर एक लड़की को एहसास हो जाता है कि अगर कोई उन्हें ऐसे देखे। एक दिन तो बिल्कुल ही हद हो गई। आज मुस्कान अकेले ही आई थी। वो किरण को निशा के पास छोड़कर आई थी। वो घर से निकलते हुए यही प्रार्थना कर रही थी कि ये राहुल जल्दी यहाँ से चला जाए तो जल्दी पहुँचती है। तो भानु प्रताप जी उसे बैठे मिल जाते हैं। बेटा, आज हमारी किरण नहीं आई। हाँ दादू, आज वो निशा के पास रुकी है। ठीक है। अंदर जाती है तो शर्मिला जी तैयार हो रही थी। दादी, आप कहीं जा रही है? हाँ, आज मेरी एक दोस्त है, उसके पोते की शादी में जा रही हूँ। अच्छा दादी, और दादू भी जा रहे हैं ना? नहीं, मैं अकेले जा रही हूँ। तुम आज उन दोनों के लिए खाना बना दो। जी दादी। मुस्कान खुश थी कि वह अकेली नहीं थी घर में। शर्मिला जी चली गई थी। मुस्कान अपना काम कर रही थी। तभी भानु प्रताप जी वहाँ आए और बोले, बेटा, मैं बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगा। जी दादू। उसने कह तो दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में डर था। मुस्कान किचन में काम कर रही थी। तभी वहाँ राहुल आया तो वो एक बार फिर मुस्कान को देखने लगा। वो मुस्कान को देखकर किचन के अंदर आता है और फ्रिज खोलकर पानी लेने लगा, लेकिन उसकी नज़र बार बार काम कर रही मुस्कान पर ही थी, जो गाना गुनगुनाते हुए काम कर रही थी। मुस्कान पीछे मुड़कर देखती है तो एकदम से हैरान हो जाती है और उसके हाथ से भिगोना नीचे गिर जाता है। राहुल उसके पास आते हुए, अरे क्या करती हो तुम, संभाल के करना चाहिए, यह कहकर वो मुस्कान के करीब आने लगता है। मुस्कान नीचे झुककर भिगोने का सामान समेटने लगती है। तभी राहुल नीचे झुककर, लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। नहीं, रहने दीजिए, हम कर लेंगे। ऐसे कैसे तुम हमारे लिए काम करती हो, हम इतना तो कर ही सकते हैं। वो अपना हाथ बढ़ाते हुए सामान उठाता है। उसकी नज़र बार बार मुस्कान पर जा रही थी। राहुल इसी का फायदा उठाते हुए मुस्कान का हाथ पकड़ लेता है। मुस्कान अपना हाथ छुड़ाते हुए, ये क्या कर रहे हो आप, भैया कहकर पीछे हट जाती है। ऐसे कैसे छोड़ दूँ तुझे, इतने दिनों में आज मौका मिला है तो तुझे कैसे छोड़ दूँ। मुस्कान अपने सूट का दुपट्टा पकड़ते हुए, भैया ये क्या कह रहे हो आप भैया। राहुल उसकी तरफ बढ़ते हुए, ये क्या भैया भैया लगा रखा है, मैं इतने प्यार से बात कर रहा हूँ और तू। वो इतनी जोर से बोला कि मुस्कान एक बार के लिए कपकपा गई। राहुल उसका हाथ पकड़ते हुए, इतनी सुंदर है तू, लगता है इसी बात का घमंड है तुझे। मुस्कान ऐसी बात सुन के वो वहाँ से भाग जाती है और एक कोने में जाकर छिप जाती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? ऐसा करती हूँ, निकल जाती हूँ घर से। यह कहकर वो एक बार झांकती तो उसे राहुल नहीं दिखता, तो वो मौका देखकर गेट के पास आ जाती है। लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ी तभी वहाँ राहुल आ जाता है। कहाँ जा रही हो? इतना बुरा हूँ क्या मैं?
मुस्कान पीछे होने लगती है। क्या चाहते हो तुम? अब आई ना तुम पॉइंट पर। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है कि इतनी सुंदर हो तुम और तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया। यह कहकर वो आगे बढ़ रहा था। प्लीज छोड़ दो, मेरी छोटी सी बच्ची है। छोड़ दो, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ऐसे कैसे छोड़ दूँ? यह कहकर उसका दुपट्टा खींच लेता है। मुस्कान वहाँ पड़ा फूलदान उठाकर राहुल की तरफ फेंकती है तो राहुल साइड हो जाता है। समझ नहीं आता है तुझे? इतने प्यार से बात कर रहा हूँ और तू अपनी औकात दिखा रही है। यह कहकर वो एक थप्पड़ मारता है मुस्कान को। चाटा इतनी जोर का था कि मुस्कान साइड में झुक गई। छोड़ दो मुझे। राहुल हंसते हुए, नहीं छोड़ूंगा तुझे, यह कहकर वो उस तरफ बढ़ जाता है। राहुल उसकी तरफ झुकता और मुस्कान के सूट के बाजू फाड़ देता है। मुस्कान की आंखों से आंसू बह रहे थे। राहुल आगे बढ़ता, उसे पहले एक कड़क आवाज सुनाई देती है। क्या हो रहा है यहाँ? राहुल सामने देखता है तो भानु प्रताप जी और शर्मिला जी खड़े थे। राहुल उन्हें देखकर, दादू देखिए ना, कितनी बुरी लड़की है। आप लोग घर पर नहीं थे तो यह मुझसे कहने लगी कि मेरा पति तो छोड़ गया है तो तुम मुझे अच्छे लगे, कहकर मुझ पर चढ़ने लगी। और वो इससे आगे कुछ कहता, एक जोरदार तमाचा पड़ा राहुल को। इतने बड़े हॉल में वो चाटे की आवाज अलग ही सुनाई दे रही थी। दादी मैंने कुछ नहीं किया, वो तो बस यही कहकर रोने लगती है। आप जाकर मुस्कान को संभालिए। शर्मिला जी मुस्कान के पास जाती है और उसे अपने सीने से लगा लेती है। मुस्कान भी उनकी गोद में जैसे खुद को बहुत सेफ फील कर रही थी, इसीलिए वो भी उनके सीने से लगकर रोने लगती है। भानु प्रताप जी और राहुल का कॉलर पकड़ते हुए, यह क्या हरकत थी तुम्हारी? विदेश जाकर क्या अपने संस्कार सब भूल गए थे? यह आप क्या कह रहे हैं दादू? इस नौकरानी की बातों में आ रहे हैं। नौकरानी नहीं है वो, बेटी है मेरी, और इससे आगे मैं तुम्हें कुछ करूं? चले जाओ यहाँ से। लेकिन दादू, हमें कुछ नहीं सुनना, चले जाओ यहाँ से। राहुल वहां से चला जाता है। मुस्कान को लेकर कमरे में जाओ, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, भानु प्रताप जी कहते हैं। शर्मिला जी हाँ मैं लेकर जाती हूँ मुस्कान को। वो अपने साथ ले जाती है और भानु प्रताप जी डॉक्टर को कॉल करके सब बता देते हैं। तभी वहाँ राहुल अपना बैग लेकर आ जाता है। अब यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे से ऐसी कोई हरकत दोबारा मत करना। राहुल वहाँ से चला जाता है। भानु प्रताप जी भी वहीं हॉल में बैठकर डॉक्टर का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर आती है तो भानु प्रताप जी उसे अंदर ले जाते हैं। डॉक्टर मुस्कान को चेक करती है और बाहर आती है। अब कैसी हो मुस्कान? वो अब ठीक है, मैंने नींद का इंजेक्शन दे दिया है तो आराम मिल जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। वो भी वहाँ से चली जाती है। शर्मिला जी निशा को फ़ोन करके बुला लेती है। मुस्कान उठेगी तो अच्छा लगेगा उसे। भानु प्रताप जी बाहर जाकर गार्डन में बैठ जाते हैं। शर्मिला जी किचन में चली जाती है। थोड़ी देर में निशा किरण को लेकर आती है। तब निशा को मुस्कान के बारे में पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा। अब बस वो मुस्कान के होश में आने का इंतजार कर रही थी। किरण थोड़ी देर में तो भानु प्रताप जी के साथ खेलती है। फिर निशा किरण को मुस्कान के पास लिटा देती है। थोड़ी देर में जब मुस्कान की आंख खुलती है तो उसकी नज़र
अपने पास खेल रही किरण के पास जाती है तो वो उसे उठाकर खेलने लगती है। आप यहाँ कैसे आए? तभी उसे आवाज़ आती, मैं लेकर आई। मुस्कान देखती है, सामने निशा, भानु प्रताप जी और शर्मिला जी खड़े थे। बेटी कैसी है अब आप? मुस्कान कुछ नहीं बोलती तो शर्मिला जी मुस्कान के पास बैठती हुई, क्या हुआ बेटा? सॉरी दादी। तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? सॉरी तो हमें कहना चाहिए कि हमारी वजह से हुआ है ये सब। नहीं दादी, आपकी कोई गलती नहीं है, मेरी ही किस्मत खराब है। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है और आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, आपको अपनी पोती माना है तो माना ही है, इसीलिए आप यह कभी मत सोचना इसमें आपकी कोई गलती है। थैंक यू दादू। अब तुम आराम करो, हम चलते हैं। मुस्कान अब थोड़ा ठीक महसूस कर रही थी। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। मुस्कान की जिंदगी में अब सब कुछ सही हो रहा था। किरण बड़ी हो रही थी, मुस्कान भी मुंबई में सेटल हो रही थी। कुछ लोगों से उसके घर जैसे संबंध हो गए थे, कुछ थे अभी बस्ती में जो अब भी उसे अच्छा नहीं समझते थे। मुस्कान खुश थी और अपनी बच्ची को बढ़ता हुआ देख रही थी। वो पहली बार किरण का घुटनों पर चलना, वो पहली बार उसको माँ कहना, वो पहली बार उसका चलना, सब वो जी रही थी। उसकी ये छोटी सी जिंदगी में बहुत सी खुशियाँ थी। जहाँ निशा और मुस्कान काम करते, वही किरण भानु प्रताप जी और शर्मिला जी के साथ खेलती। उन दोनों को भी बहुत मज़ा आता था किरण के साथ। किरण बड़ी हो रही थी, धीरे धीरे 5 साल की हो गई थी। भानु प्रताप जी और शर्मिला जी चले गए थे। मुस्कान उनके घर का काम निपटा के घर से बाहर आ रही थी तो उसके पास निशा का फोन आया। निशा की बात सुनकर मुस्कान हैरान थी। वो फौरन वहाँ से भागती हुई हॉस्पिटल पहुँची। निशा, क्या हुआ? किरण को मेरी किरण कहाँ है? शांत हो जाओ मुस्कान, किरण को डॉक्टर देख रही है। यह हुआ कैसे? वो किरण खेल रही थी और खेलते खेलते गिर गई सीढ़ियों से। उसका बहुत खून निकल रहा था। भगवान बस ठीक हो जाए मेरी बच्ची। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं। अब कैसी है मेरी बच्ची? देखिए, आपकी बच्ची का खून बहुत लॉस हुआ है और वो अभी होश में नहीं आई है। मुस्कान रोते हुए, लेकिन डॉक्टर, मेरी बच्ची कब ठीक होगी? देखिए, आप थोड़ा शांत हो जाओ। अभी उसे खून की ज़रूरत है और अभी वो बहुत छोटी भी है, इसीलिए आप थोड़ा शांत रहिए और एक बार मिल लो। वो अंदर जाती है तो वहाँ किरण लेटी हुई थी। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी और वो बेहोश थी। क्या हो गया मेरी बच्ची को? देखो निशा, कितनी चोट लगी है इसे, कहकर उसका सर सहला के किरण का माथा चूम लेती है। सब ठीक हो जाएगा मुस्कान, हमारी किरण स्ट्रॉन्ग है। और देखना, अभी थोड़ी देर में उठकर कहेगी, माँ आपने मेरे लिए छोले चावल बनाए हैं। हाँ निशा, तू ठीक कह रही है। और दोनों किरण के पास बैठ जाते हैं और तभी वहाँ नर्स आती है। अब पेमेंट जमा कर देना और बच्ची का खून बाहर दूसरे हॉस्पिटल से मंगवाया है तो उसके पैसे भर देना। कितने देने हैं? 60,000 रुपये। इतना सारा रुपया? हाँ, जमा करवा दो। वो चली जाती है। इतने सारे रुपये हम कहाँ से लाएंगे? तू शांत हो जा। कैसे शांत हो जाऊं? अभी जो पैसे हमारे पास थे वो तो हमने
नए घर के किराए के लिए दे दिया था। अब क्या करूं? तू शांत हो जा, हमारी बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। तू अंकल आंटी को फ़ोन कर, वो मदद कर सकते हैं। नहीं, मैं उनसे मदद नहीं ले सकती, मैं कुछ करती हूँ, तू यहीं रुक, कहकर किरण को प्यार करके वहाँ से चली जाती है। मुस्कान हॉस्पिटल के बाहर आती है। हे भगवान, मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊं पैसे? फिर कुछ सोचकर हाँ कहकर वो ऑटो को रोकती है और अपने घर के लिए निकल जाती है। घर पहुंचकर ताला खोलकर अंदर जाकर देखती है और कुछ खोजने लगती है। थोड़ी देर में वो अपने कपड़े के बीच में रखा हुआ एक बॉक्स मिलता है। मिल गया, वो बॉक्स उठाती है तो उसमें एक सोने की चैन थी। वो चैन हाथ में लेते हुए, किरण मेरी बच्ची, तेरे लिए मैंने ये चैन बनवाई थी, सोचा था तुझे पहनाऊंगी तेरे जन्मदिन पर, लेकिन लगता है उसे पहले ही ये चैन चली जाएगी। वो बॉक्स बंद कर देती है और बाहर निकल जाती है और घर को ताला डालकर बाहर आ जाती है और वो कमला जी के पास जाती है। कमला जी बैठी पान खा रही थी और एक आदमी उनका पैर दबा रहा था। कमला जी, आओ मुस्कान आओ, क्या काम है जो हमारे घर आई? मुस्कान नीचे बैठते हुए, नमस्ते दीदी, मुझे आपकी मदद चाहिए। कमला जी पान थूकते हुए, हाँ बोलो। दीदी, मेरी बच्ची वो हॉस्पिटल में है, वो खेलते खेलते गिर गई, उसे खून चढ़ रहा है, हॉस्पिटल का खर्चा बहुत आया है, मुझे पैसे चाहिए। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि किरण हॉस्पिटल में है, वो मेरी भी बच्ची जैसी है, बताओ कितने पैसे चाहिए? नहीं दीदी, पहले आप ये चैन रख लो, फिर उसके बाद मैं आपसे पैसे लूँगी। दीदी भी कहती हो और पैसे के लिए चैन दे रही हो, ये चैन लेकर जाओ। नहीं दीदी, आप ये रखो, वरना मैं पैसे नहीं लूँगी। तुम बहुत जिद्दी हो मुस्कान। ठीक है, मैं ले लेती हूँ, अब जल्दी चलो, मैं भी मिलूँगी किरण से। ठीक है दीदी। थोड़ी देर में दोनों निकल जाते हैं और हॉस्पिटल पहुँचती हैं। वहाँ अब भी किरण को खून चढ़ रहा था। अब कैसी है किरण? अभी डॉक्टर देख कर गए हैं, अब ठीक है। कमला जी किरण का सर सहला के, ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो। कमला जी हॉस्पिटल में पैसे जमा करवा देती है और मुस्कान वहीं किरण के पास बैठ जाती है और निशा थोड़ी देर के लिए घर चली जाती है। आज कमला जी को सच में लगा आज भी अच्छे लोग हैं, वरना मुस्कान यही सोच रही थी कि जैसे उसकी ज़िंदगी में एक के बाद एक वाक़ये हुए हैं, उसे अब भी यही लग रहा था कि शायद उसे आज भी मदद की उम्मीद नहीं थी। लेकिन आज मुस्कान का अच्छा नेचर ही था कि आज लोग उसकी मदद करने को तैयार थे। अगले दिन किरण को छुट्टी मिल गई थी तो मुस्कान और निशा किरण को लेकर घर आ गए थे। दोनों में से कोई ना कोई किरण के पास रुकता था, क्योंकि किरण अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। दोनों का ख्याल रखने से किरण ठीक हो गई और स्कूल जाने लगी थी। समय अपनी गति से बीत रहा था। किरण बड़ी हो रही थी। किरण का 12th हो गया था। अब इंतजार था तो रिजल्ट का। किरण पढ़ाई में बहुत अच्छी थी तो उसे खूब अपने टीचर से प्रोत्साहन मिलता था। मुस्कान भी काफ़ी खुश थी। किरण खाली टाइम में ट्यूशन पढ़ाती थी अपनी माँ की मदद के लिए, जैसे कि उसकी पढ़ाई का बोझ ना बढ़े। किरण तैयार हो रही थी। मुस्कान अब थोड़ी अलग लगने लगी थी। बाल सफ़ेद हो चुके थे, हाथों में पानी की बाल्टी लेकर आ रही थी। तभी किरण, माँ कितनी बार कहा है कि अब यह सब मत किया करो, यह कहकर वो पानी की बाल्टी लेती है और साइड में रख देती है और एक गिलास पानी का लेकर आती है और मुस्कान को दे देती है। मुस्कान पानी पीते हुए, बेटा मैंने तेरी फीस का इंतजाम कर दिया है, तेरे कॉलेज में दाखिला होने में कोई परेशानी नहीं होगी। माँ आप कितनी चिंता करती हो,
सब हो जाएगा। तुम सही कह रही हो किरण, तेरी माँ को बहुत चिंता होती है, जबकि हमारी लाडो रानी बहुत समझदार है। मुस्कान खड़े होते हुए, तुम लोग तो मेरा मजाक उड़ाओ बस। किरण उसके गले लगते हुए, माँ आप चिंता मत करो, एक दिन मैं आपका सपना जरूर पूरा करूँगी, देखना आप। मुस्कान किरण के गाल पे हाथ रखकर, मुझे यकीन है बेटा तेरे पर। अब तुम दोनों का हो गया हो तो अब कुछ खा ले। ठीक है मौसी, मैं देती हूँ आप दोनों का नाश्ता, आप बैठो। दोनों बैठ जाती है और किरण नाश्ता लेने चली जाती है। थोड़ी देर में दोनों नाश्ता करते हैं। मुस्कान की आज छुट्टी थी। थोड़ी देर में किरण सारा काम करती है और मुस्कान उसके बाल बना देती है। थोड़ी देर में उसके ट्यूशन के बच्चे भी आ जाते हैं। किरण उन सबको पढ़ा रही थी और मुस्कान उसे देख रही थी। ऐसे ही हंसते खेलते दिन बीत रहे थे। ऐसे ही किरण के रिजल्ट का दिन आ जाता है और उसने टॉप किया था। किरण ने पहले दोनों के पैर छुए तो मुस्कान की आंखों में नमी तैर गई। आज उसकी परवरिश सफल हो गई थी। अब आगे किरण तैयारी करने लगी थी आईएएस की, और रात में देर रात तक पढ़ती थी। ट्यूशन की फीस बहुत ज़्यादा थी। वैसे मुस्कान ने तो कहा था कि वो फीस जमा कर देगी, लेकिन किरण नहीं मानी। उसने वैसे ही खूब किताबें पढ़कर पढ़ाई करा करती थी। मुस्कान और निशा उसका खूब ख्याल रखते हैं। ऐसे ही वक्त बीत रहा था। किरण का पेपर का टाइम आ गया। किरण का पेपर बहुत अच्छा गया था। वो घर आकर दोनों को बताती है तो मुस्कान खुश हो जाती है और मंदिर जाती है, तो किरण भी उसके साथ मंदिर चली गई। वो दोनों दर्शन करके बाहर निकल रहे थे, तभी वहाँ कोई लड़का आया। बोला, नमस्ते आंटी। अरे आकाश बेटा, कैसे हो? हाँ आंटी, मैं ठीक हूँ। तभी उसकी नज़र पीछे से आ रही किरण पर पड़ी, लेकिन किरण ने जैसे ही आकाश को देखा वैसे ही बोली, माँ आप घर जाओ, मैं खुशी को पढ़ाने जा रही हूँ, लेकिन बेटा कुछ खा तो ले। लेकिन किरण उसकी बात सुने बिना वहाँ से चली गई। इसे क्या हुआ? चलिए आंटी, मैं आपको छोड़ देता हूँ। ठीक है। थोड़ी देर बाद मुस्कान अपने घर आ गई थी और वही किरण खुशी को पढ़ाकर अपने घर जा रही थी। तभी कोई उसका हाथ खींच लेता है। छोड़ो मुझे, कौन है? तभी उसके सामने आकाश नजर आता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो जाने लगती है तो आकाश उसका हाथ पकड़ते हुए, किरण मेरी बात तो सुनो। किरण अपना हाथ छुड़ाते हुए, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा हाथ, ना साथ, इसीलिए यह तो तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ आकाश, तुम समझते क्यों नहीं हो? किरण वहाँ से जाने लगती है तो आकाश, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ किरण, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। किरण के आगे बढ़ते हुए पैर वहीं रुक गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। आकाश उसके सामने आकर किरण के गालों को छूकर, मैं तुमसे प्यार करता हूँ किरण। किरण आंखों में आंसू लिए हुए, आकाश मैं तुम्हारी बराबरी की नहीं हूँ, यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मैं भी देखता हूँ किरण कि तुम कैसे मुझसे शादी नहीं करती हो। मैं भी जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। यह तुम खुद आकर कहोगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। किरण भी रोते हुए एक जगह आकर रुकती है और अपने आंसुओं को पोंछकर, क्या करूँ मैं भगवान जी, मैं भी प्यार करती हूँ आकाश से, लेकिन मैं उसके लायक नहीं हूँ। आकाश पैसे वाले घर का था
और किरण आम घर की थी। उसकी फैमिली किरण को एक्सेप्ट नहीं करेगी, यही सोचकर किरण को डर लग रहा था। किरण घर पहुंच जाती है। किरण बेटा आ जाओ, कुछ खा लो, सुबह भी कुछ नहीं खाया तुमने। किरण बिना सुने पानी पीने लगती है। मुस्कान उसका सर सहला के, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, चल मैं जा रही हूँ, तू खाना खा ले। ऐसे ही दिन बीत जाता है और किरण का इंटरव्यू का दिन भी करीब आ रहा था, तो किरण उसी पर फोकस कर रही थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। ऐसे ही एक दिन शाम को मुस्कान निशा बैठे बातें कर रही थी और किरण पढ़ाई कर रही थी। तभी किरण का फोन बजा। किरण ने देखा, उसकी फ्रेंड का फोन था। किरण जल्दी से फोन उठा लेती है। फोन सुनते ही किरण के होश उड़ गए। वो फौरन खड़ी हो गई। मैं अभी जा रही हूँ। मुस्कान और निशा, क्या हुआ किरण, कहाँ जा रही हो? किरण हड़बड़ा के, माँ मैं अनीता के पास जा रही हूँ, उसकी माँ की तबीयत खराब है तो मैं जा रही हूँ। मुस्कान खड़े होते हुए, बेटा मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं माँ, मैं अकेले जाती हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। किरण चप्पल पहनकर वहाँ से निकल जाती है और बाहर आकर ऑटो देखने लगती है। थोड़ी देर में उसे ऑटो मिल जाता है तो वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंचकर जल्दी से अंदर जाकर उसे ममता मिलती है। किरण हड़बड़ाते हुए, ममता क्या हुआ? आकाश को, कहाँ है आकाश? ममता किरण का कंधा पकड़ करके, आकाश अंदर है। किरण एक नज़र सामने अपने कमरे को देखती है, फिर धीरे धीरे से कदम बढ़ रहे थे कमरे की तरफ। किरण जैसे ही कमरे में पहुंचती है तो आकाश बेड पर लेटा हुआ था। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी, वो लेटा हुआ था। किरण भारी कदमों से आकाश की तरफ बढ़ रही थी। किरण जाकर आकाश के पास जाकर उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए आकाश पुकारती है। फिर उसका हाथ चूमते हुए, आकाश उठ जाओ, मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। यह क्या हो गया तुम्हें? उठ जाओ आकाश, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। उसके आंसू बह रहे थे। यह कहते हुए तभी धीरे धीरे आकाश की आंख खुलते हुए किरण आकाश की तरफ देखते हुए उसका चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। आकाश ठीक हो तुम? मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। डॉक्टर कहकर वो बाहर आती है। ममता डॉक्टर को बुलाओ, आकाश को होश आ रहा है। यह कहकर वो अंदर आ जाती है और आकाश के पास आकर, आकाश अभी तुम देखना ठीक हो जाओगे। तभी डॉक्टर आते हैं और आकाश को चेक करते हैं। अब सही है, कल इन्हें छुट्टी मिल जाएगी। शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। किरण अब तू चली जा, मैं हूँ यहाँ। नहीं, मैं नहीं जा सकती आकाश को छोड़कर। नहीं, तुझे कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ रुकने की, आंटी चिंता कर रही होगी। तो क्यों जिद कर रही है? मैं नहीं जाऊंगी आकाश को छोड़कर। तू किस नाते यहाँ रुक रही है? और आज जो हुआ ना, वो भी तेरी वजह से ही हुआ है। अगर तू उसे मना नहीं करती तो ऐसा कभी नहीं होता। देख रही इसकी हालत, जिसने आज तक शराब को हाथ नहीं लगाया, आज उस पर शराब इतनी हावी हो गई कि वो पी के गाड़ी चला रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया। किरण बस हैरानी से सब सुन रही थी। मैं यहीं रुकूंगी, मैं आकाश को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं भी उसे प्यार करती हूँ, नहीं रह सकती उसके बिना। ममता उसके पास आकर, अगर प्यार करती है तो कह क्यों नहीं देती आकाश से? किरण चुप हो जाती है। अभी भी सोच लो किरण, अब मैं जा रही हूँ। वो वहाँ से जाने लगती है।
फिर रुक कर, अगर आज तुझे रुकना है तो तू रुक जा, मैं आंटी से कह दूंगी कि तू मेरे साथ है। वो वहाँ से चली जाती है। किरण आकर आकाश के पास बैठ जाती है और उसे देखते हुए उसे नींद आ जाती है। सुबह का वक्त, हल्की हल्की धूप आ रही थी। किरण सो रही थी, आकाश का हाथ में हाथ लिए सो रही थी। आकाश की आंख खुल चुकी थी। तभी उसकी नज़र सामने सो रही किरण पर पड़ी तो आकाश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो हल्के से उठा और अपना हाथ आगे बढ़ा देता है और किरण का सर सहला देता है। किरण की आंख खुलती है। तुम उठ गए, अब कैसे हो? मैं ठीक हूँ। पता है मैं कितना डर गई थी। सॉरी, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। तभी कोई गेट खोलकर अंदर आता है। आकाश और किरण उस तरफ देखते हैं तो वहाँ आकाश के मम्मी पापा खड़े थे। मोम, आप यहाँ? शालिनी जी, हाँ, तुमने तो बताया नहीं। भले ही हम शहर से बाहर थे, लेकिन बता तो सकते थे। यह कहते हुए वो उसकी तरफ आ रही थी। किरण उन्हें देखकर फौरन खड़ी हो गई। शेखर जी और शालिनी जी दोनों आकाश के हाल चाल ले रहे थे। तभी शालिनी जी की नज़र किरण पर गई। यह वही लड़की है ना आकाश, जिसे तुम पसंद करते हो? हाँ मोम, यही किरण है। शालिनी जी, आकाश की मम्मी, मैंने पहले ही कहा था कि यह सब मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। एक काम वाली की लड़की मेरे घर की बहू नहीं बनेगी। यह सुनते ही किरण की आंख में आंसू आ गए और वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। किरण, रुको। आकाश बेड से उतरा और उसके पीछे गया और उसने हाथ पकड़कर किरण को रोक लिया। किरण, सॉरी माँ की तरफ से। तुम चिंता मत करो, हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। मैं जॉब करूँगा, तुम्हें खुश रखूँगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती आकाश। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि एक बेटे को उसकी माँ से अलग कर दूँ, अलग करके अपना घर बसाऊँ। उसका हाथ पकड़कर तुम्हें और कोई मिल जाएगा आकाश। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन कोई दो लोग थे जिन्होंने इन दोनों की बात सुन ली। एक मुस्कान थी जो किरण को लेने आई थी और दूसरे थे शेखर जी, आकाश के पापा, जो दोनों की बात सुन के मुस्कुरा रहे थे। किरण घर आती है और नहा धोकर अपने कामों में लग जाती है। मुस्कान जब आई तब से किरण का चेहरा देख रही थी जो उतरा हुआ था। मुस्कान और निशा ने उसे समझाया, लेकिन किरण अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहती थी। ऐसे ही दिन बीते और किरण का इंटरव्यू हो गया और वो उसमें सिलेक्ट हो गई और वो एक आईएएस ऑफिसर बन गई। आज सही मायने में मुस्कान की परवरिश सफल हुई थी। अपनी बेटी को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सपना था, सब कुछ आज हासिल कर लिया था मुस्कान ने अपने जीवन में। लेकिन अभी एक कमी बाकी थी, वो थी किरण और आकाश की शादी। क्योंकि किरण खुश थी, लेकिन केवल दिखावे के लिए। मुस्कान और निशा देख पा रहे थे। एक दिन की बात है, मुस्कान और निशा अब किरण के साथ अब उसके सरकारी बंगले में रहते थे। तभी वहाँ शेखर जी आए। मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ, अपने बेटे के लिए। आप यह मत समझना कि वो अब एक ऑफिसर है, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ। जिस दिन मैंने उस बच्ची की हॉस्पिटल में बात सुनी तो मेरे दिल में उसकी जगह और पक्की हो गई। मैं अपनी पत्नी की तरफ से आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। लेकिन भाई साहब, अगर मैं अभी मान भी जाऊँ, भाभी जी अभी नहीं मानी है, तो किरण भी ये शादी नहीं करेगी। मैं जानता हूँ आकाश अपना अलग काम करता है और अपने पैरों पर खड़ा है। मैंने उसे देखा है
कि वो कितना अकेला है किरण के बिना। आप उसे मनाओ कि वो यह बात मान ले और कोर्ट मैरिज कर ले और मेरी पत्नी को मनाए। वो इतनी भी पत्थर दिल नहीं है कि वो अपने बेटे की खुशी में शामिल ना हो। तभी उन्हें आवाज़ आती है, हम तैयार है। आकाश और किरण एक साथ अंदर आते हैं। हम तैयार है, लेकिन अभी केवल सगाई के लिए। जब तक माँ नहीं मान जाती है तब तक हम शादी नहीं करेंगे। सब लोग उनकी बात मान जाते हैं और उनकी इंगेजमेंट कर देते हैं। करीब 1 महीने बाद उनकी शादी होती है, क्योंकि शालिनी जी मान जाती है और उन्हें अपना आशीर्वाद भी देती है। सब खुश थे। मुस्कान का सफ़र आज यहीं ख़त्म हुआ। मुस्कान की शुरुआत पहले ही मुश्किल से हुई थी, लेकिन उसने हमेशा हिम्मत से काम लिया था और अपनी बेटी को सही परवरिश दी और एक ऑफिसर बनाया। कठिनाइयाँ सबके जीवन में आती हैं, लेकिन हमेशा हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए और एक दिन आप सब पा लेते हैं जो आप पाना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।